नई दिशा एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक रिसोर्स सेंटर है, जो बच्चों के माता-पिता के साथ काम करता है। हम आपके लिए अलग-अलग सेवाएँ बनाए हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा उद्देश्य ये है कि माता-पिता को हम सक्षम बनाएँ और सक्षम बनाने के लिए क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आप बता सकते हैं कोई? नॉलेज, नॉलेज कहाँ से आता है? इन्फॉर्मेशन से, है ना? तो सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाना। जब आप क्या होता है ना, कई बार हम बच्चों को कैसे पहचानते हैं? हमें कैसे पता चला बच्चे को ये कंडीशन है? जब हमने दूसरे बच्चों को देखा, है ना? अब वही चीज़ हम हर बार कर रहे होते हैं। दूसरे बच्चे को देखते, हम हमारे बच्चे को देखते, दूसरे बच्चे को देखते, हमारे हमें कंडीशन पता चल गई है। आप सब में से ज़्यादातर पेरेंट्स को पता है कि बच्चे को ऑटिज़्म है ना? अब हम ऑटिज़्म के नज़रिए से बच्चे को नहीं देख रहे हैं, अभी भी हम दूसरे बच्चों के नज़रिए से देख रहे हैं। तो ऑटिज़्म के नज़रिए से हम कब देखेंगे? जब हम ऑटिज़्म को समझेंगे। ऑटिज़्म होता क्या है? ऑटिज़्म होता क्यों है, इसका तो अभी कोई कारण आया नहीं है। लेकिन ऑटिज़्म में जो चीज़ें होती है बच्चों के साथ में, जो इश्यूज़ आते हैं, उन्हें अब कैसे मैनेज करना है, वो हमारे लिए चैलेंज है। उन्हें कम करने के लिए भी इन्फॉर्मेशन आप तक हम पहुँचाते हैं। अभी ये तो पहली चीज़ हो गई, आप तक सही जानकारी पहुँचाना। फिर और भी हमारी सर्विसेज है, जिनको लेके मैं एक-एक करके आपको बताऊँगा। ये मैंने कैमरा खोला है ना? ये कैमरा से स्कैन किया और उसको टैप किया। कैमरा ओपन करके एक बार टैप करिए, उसके बाद लिंक आ जाएगा, उस पर क्लिक करिए। ये आ गया, ठीक है? जैसे चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट को क्वेश्चंस आस्क करना है, उसका भी स्कैनर है, उसका भी स्कैनर है। क्वेश्चंस का फॉर्मेट है। हाँ, मतलब एक साइकियाट्रिस्ट से कौन-कौन से आप सवाल पूछ सकते हैं, कैसे प्रिपेयर होके जा सकते हैं। ये ऑटिज़्म, एडीएचडी के बीच क्या डिफरेंस होता है? कई बार पेरेंट कंफ्यूज होते हैं, ये इतना फ्रस्ट्रेट हो रहा है, इतना हाइपर हो रहा है, एडीएचडी तो नहीं है, तो ये इसके अंदर बताया गया है। इसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट को लेकर है, बच्चों में आइडियली भाषा का विकास कैसे होता है। अगर स्पीच नहीं है तो पहले भाषा विकास को हमें समझना होगा, और ये टिप्स फॉर कम्युनिकेशन है। ऐसे 700 से ज़्यादा आर्टिकल्स हम लोगों ने तैयार करके एक वेबसाइट पर अपलोड किए हैं। ये आपको ऑडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, एक्सपर्ट्स ने जो जूम कॉल पे चीज़ें बताई है उसके रिकॉर्डिंग के माध्यम से, दूसरे जो पेरेंट्स हैं उनके ब्लॉग्स जो लिखे हुए हैं, उन सब से डिटेल्स निकाल निकाल के आप तक हम इस वेबसाइट के माध्यम से पहुंचाएंगे। इसको आप लैपटॉप या मोबाइल किसी पे भी ओपन कर सकते हैं। वेबसाइट ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको बहुत नॉलेज मिलेगी, खास करके पेरेंट्स और जो प्रोफेशनल्स होते हैं उन दोनों से। तो अब आप ये देखिए, नीचे लिखा होगा, उसमें दिख रहा है सबको स्क्रीन, है ना? गूगल पे जाके नई दिशा सर्च करना है। ये नई दिशा रिसोर्स सेंटर पहला नाम है, इस पर क्लिक किया, पेज इस तरह से चल रहा है। अभी ये कैंपेन चल रहा है आस्क एन एक्सपर्ट। कोई भी सवाल हो, कुछ भी शंका हो, आप पूछ सकते हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सेस कर सकते हैं। हिंदी पे क्लिक करेंगे, वेबसाइट पूरा हिंदी में हो जाएगा। अभी इंग्लिश में देखें तो यहाँ पे रिसोर्सेस लिखा है, हिंदी में यहाँ संसाधन लिखा होता है। ये जो आपको मैंने दिए ये रिसोर्सेस है। अब इस पर आप क्लिक करेंगे, ये इस तरह से पेज खुलेगा। आप बच्चे की कंडीशन सेलेक्ट करके सर्च कर सकते हैं, कोई टॉपिक दिखा के भी सर्च कर सकते हैं, और अगर आपको सारे आर्टिकल्स देखना है तो आप व्यू ऑल में भी जा सकते हैं। यहाँ पे मैंने डेट ऑफ बर्थ डाला, सपोज बच्चे का 9 मार्च 2017, 7 वर्ष यहाँ पे उम्र लिखी आ रही है, नीचे कंडीशन मेंशन की गई है। पहला ADHD लिखा है, दूसरा ऑटिज्म है, सेरिब्रल पल्सी है, डाउन सिंड्रोम है, एपिलेप्सी, फ्रेजाइल एक्स है, ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ जब होती है तब है। उसके बाद में ये SPD है, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, और ये अनडायग्नोस्ड है, अभी भी कन्फ्यूजन है, ऑटिज्म है नहीं है। थोड़ी देर आके बैठ अगर डायग्नोसिस नहीं हुआ है तो उस समय कैसे क्लियरिटी हम लोग ले सकते हैं। तो फिर यहाँ पे हम जाते हैं, फॉर एग्जांपल हमने सेंसरी प्रोसेसिंग और ऑटिज्म दो चीज़ें सेलेक्ट करी और हमने सेरिब्रल पल्सी सेलेक्ट किया। इसमें सर्च करेंगे तो इन कंडीशन से रिलेटेड सारे आर्टिकल्स आपके सामने खुल के आएंगे। नो योर थेरेपिस्ट हो गया, क्वेश्चन टू आस्क, ऑटिज्म ASD के बीच में डिफरेंस,
डायग्नोसिस, अर्ली साइंस और जेनेटिक्स, ये तीन टॉपिक्स में हम लोगों ने डिवाइड किया है इसको। यहाँ पर गेटिंग ए डायग्नोसिस, अभी डायग्नोसिस हुआ नहीं है, डायग्नोसिस लेने जा रहे हैं, उस समय कैसे प्रिपेयर करना है। न्यूली डायग्नोसिस, नया नया डायग्नोसिस हो गया। कई बार हम लोग बहुत ओवरवेलमिंग सिचुएशन में रहते हैं, एक्सेप्टेंस कंडीशन के लिए आना बहुत मुश्किल होता है और ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। अब इस बीच क्या होता है ना कि कई बार हम बच्चों के माइलस्टोन्स मिस कर देते हैं और एक्सेप्टेंस आने में भी बच्चों की कंडीशन के लिए वो भी अलग अलग स्टेजेस में आता है। रिलेट करके देखना है ना। पहला होता है डिनायल, नहीं मेरे बच्चे को नहीं है यार, है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, हो रहा है, दिख रहा है सामने, कुछ तो है, कुछ तो है ना? फिर ग्रीविंग आती है, कुछ तो है मैं, अब उसमें पेरेंट भटकते हैं, इधर भागते हैं, ये इलाज ढूंढा, वो इलाज ढूंढा, इससे बात करी, उससे कंसल्ट करा, उससे कंसल्ट करा। जब कहीं से कुछ नहीं होता है फिर आता है एक्सेप्टेंस। जो भी है, जैसा भी है, मेरा बेटा है, मेरे बेटे के लिए मुझे करना है, कोई और नहीं आएगा बाहर का भी। और जब भी एक्सेप्टेंस आती है फिर पेरेंट करते हैं मूव ऑन। फिर मूव ऑन करने के लिए फिर वो पढ़ना चालू करते हैं, कंडीशन क्या है, मैं क्या कर सकती हूँ उसके लिए। अब फिर वहाँ पे क्या होती है, हमारी एक्सपेक्टेशंस कम होती है बच्चों से। आप अगर इंस्टाग्राम पे जाएंगे नई दिशा के उस पर, तो आपको एवरीडे हीरोज़ में मिलेंगे। एक लड़की है स्तुति करके, भोपाल की है, आप जानते होंगे। उसको डाउन सिंड्रोम है, ताज होटल के फ्रंट डेस्क पर बैठती है, गेस्ट को अंदर लेके आती है, उनको रिसीव करती है। हमारे बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कब करेंगे, जब वो कर सकते हैं उस पर हम ध्यान देंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके बच्चे में जैसे डाउन सिंड्रोम, यदि बच्चे को डाउन सिंड्रोम है तो वो लीडरशिप के अंदर बहुत अच्छा होगा, वो बहुत ज़्यादा सोशल होगा, वो बहुत ज़्यादा पोलाइट होगा, वो ज़रूरत पड़ते ही सॉरी बोल देगा, उसे सॉरी बोलने में कोई भी अहम या ऐसा ईगो नहीं आएगा बीच में। यदि आपका बच्चा ऑटिस्टिक है तो सॉरी क्या होता है उसे पता ही नहीं है, वो सिर्फ सॉरी सुनना जानता है, ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, वो हर चीज़ को अपने हिसाब से करेगा। डाउन सिंड्रोम में आप बच्चे को गाइड करोगे, ऐसे नहीं बेटा ऐसे, वो कर लेगा। ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं, आप उन्हें हर चीज़ का रीज़न दो, ये ऐसे नहीं ऐसे, मगर क्यों, उनके अकॉर्डिंग यदि ये सही है तो आप ऐसे क्यों नहीं। तो जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं वो ओवर इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन उन्हें हर चीज़ का रीज़न चाहिए क्यों। और डाउन सिंड्रोम के जो बच्चे होते हैं वो ओवर इंटेलिजेंट नहीं होते, वो एक लेवल के ऊपर आके रुक जाते हैं, लेकिन वो इतने पोलाइट होते हैं, इतने सोशल होते हैं, वेल बिहेव्ड होते हैं, लीडरशिप की क्वालिटी होती है। लीडरशिप की क्वालिटी होती है सबको साथ लेके चलना। ऑटिज्म में साथ लेके चलने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम के बच्चे ये काम परफेक्टली कर सकते हैं, तो आपको ये क्वालिटी बच्चे की पता होनी चाहिए, ठीक है। और इसका भी एक तरीका है। एक सवाल होगा कि मेरे बेटे में क्या क्वालिटी है, ये मैं कैसे ढूंढूं। तो कई बार हम क्या करते हैं, बच्चों को मना करते कुछ चीज़ें करने से, रोकते, ये मत करो, ऐसा मत करो, यहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। तो जहाँ से हमें पता चलेगा ना, कुछ करेगा तो हमें दिखेगा। उल्टा हमें और अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए बच्चों को। हम अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें मना कर करके छीन लेते हैं उनसे। सेफ्टी आपको ध्यान रखनी है, आपका बच्चा सेफ हो उतना ठीक है। और बाहर घूम रहा है, खेल रहा है, मिट्टी में जा रहा है, पानी में जा रहा है, करने दो, लेकिन एक लिमिट तक। तो और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आप अपने बच्चे को दो। हम क्या करते हैं, बच्चे को अंदर रखते हैं, उसको बाहर घुमाने लेके नहीं जाते हैं। बाहर जाएगा, लोग देखेंगे, जज करेंगे, कमेंट पास करेंगे, संभालना मुश्किल होगा। ये लोगों के पास जाएगा, उनके सामान को उठाएगा, टच करेगा, ये करेगा, करने दो। हम हमारे बच्चे की ग्रोथ को नहीं रोक सकते। किसकी वजह से? बाहर के लोगों की वजह से नहीं। अगर वो हमें जज कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बोलने दो। इसी वजह से बाहर के लोगों को ऑटिज्म के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि सब पेरेंट्स अपने बच्चों को छुपा के रखते हैं। ये आपकी आप तो पेरेंट्स हो, आपको ऑटिज्म है भी नहीं, तो आप उनको छुपा छुपा के रख रहे हो। उसको तो ऑटिज्म है ना, उसको तो सिखाओ बाहर जाना, घूमना, मिलना, लोगों से खेलना। अब लोगों कैसे रिएक्ट करते हैं वो आपके हाथ में नहीं है, वो उनका है, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं। बात करते तो आपको फिल्टर्स देखने को मिलेगा। गेटिंग ए डायग्नोसिस, न्यूली डायग्नोसिस,
थेरेपी चल रही है तो घर पे थेरेपी को कैसे मैनेज करना है। फिर प्यूबर्टी, अभी बच्चा छोटा है, एक समय के बाद बच्चे में प्यूबर्टी आएगी, उसे कैसे मैनेज करना है। उसके बाद में गवर्नमेंट स्कीम्स एंड बेनिफिट, फाइनेंशियल प्लानिंग्स, केयर गिवर वेलबींग। एक और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार घर पे आप अपने बच्चे को इतना समय देते हैं कि अपने लिए समय निकालना, अपना ध्यान रखना आप भूल जाते हैं। आपके लिए प्रायोरिटी आपका बच्चा होना भी चाहिए, लेकिन आपको अपना ध्यान भी रखना ज़रूरी है। अब यहाँ पर ये सवाल आता है कि पूरा समय तो हम बच्चों को दे देते हैं, हमारे लिए समय कहाँ बचता है। तो तरीके हैं, जब आप इस पे जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे केयर गिवर वेलबींग पे, कि बच्चों को सही समय देने के साथ साथ खुद के लिए समय कैसे निकालना है, वो प्रॉपर तरीके आपको देखने को मिलेंगे। आपको लगता है कि ये एप्लीकेबल है आपके घर में, आप उपयोग करिए, अगर नहीं है तो मैं आपको एक नंबर दूंगा, उस पर बात करिए, आप वो आपको सजेशंस देंगे। ये तो हमने पहली जानकारी दी रिसोर्सेज की। यहाँ पे सेकंड चीज़ आता है डायरेक्टरी। अगर माता पिता आपका कहीं ट्रांसफ़र होता है, आप किसी दूसरे शहर में जाते हो, कोई ट्रस्टेबल आपको प्रोफेशनल चाहिए होगा जहाँ आपके बच्चे की थेरेपी हो, स्कूलिंग हो। और नए शहर में कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, गूगल पे ढूंढने जाएंगे, बहुत सारे ऑप्शंस अपने को देखने को मिलता है ना। लेकिन यहाँ पर भी एक डायरेक्टरी है, ये येलो पेजेस की तरह है। यहाँ पे आप लोकेशन डालो ये पेज पे जाके, जैसे सपोज मैं इंदौर में देख रहा हूँ ना, इंदौर डाला। अब इंदौर में हमें किसकी तलाश है, हमारे बच्चों के लिए लाइफ टाइम जो प्रोफेशनल्स काम करेंगे उनका लिस्ट है। थ्योरेटिक सारे थेरेपिस्ट हैं, रिक्रिएशनल में आर्ट टीचर, म्यूज़िक टीचर, डांस टीचर, स्विमिंग कोच, योगा कोच, स्पोर्ट्स वाले, ये यहाँ पे रिक्रिएशन में मिलेंगे। मेडिकल में सारे डॉक्टर्स हैं। मिसलिनियस में आपको फाइनेंशियल और लीगल एड के लिए जो सर्विसेज देते हैं उनका डेटा, हेल्पलाइन, एनजीओस, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन और सोशल वर्कर, ये आपको मिसलिनियस में मिलेंगे। फिर एजुकेशन में इंक्लूसिव स्कूल, स्पेशल स्कूल, शैडो टीचर, स्पेशल एजुकेटर आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। फिर अडल्ट टू ट्रांजिशन, जब बच्चा बड़ा होगा तब किसी हॉस्टल, रेसिडेंशियल केयर की ज़रूरत है, रिस्पेक्ट केयर की ज़रूरत है, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स की ज़रूरत है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एक और मतलब एक नोट है ये कि हम लोग किसी सेंटर पे गए है ना, हमने सेंटर का आरसीआई रजिस्ट्रेशन चेक करा, सेंटर का जो मालिक है उसका क्वालिफ़िकेशन चेक करा, ठीक है। अब वहाँ पे हम स्टाफ का क्वालिफ़िकेशन चेक नहीं कर पाते हैं। चेक नहीं कर पाने के पीछे रीज़न ये होता है कि स्टाफ चेंज होते रहता है ना, हर 4 महीने 6 महीने में, और हमारी टीम हर सेंटर में जा के बार बार देख नहीं सकती है ना। लेकिन यहाँ पे जो आपको ऑप्शंस मिलेंगे आप इन पे भरोसा कर सकते हैं, लेकिन मैं इनकी क्वालिटी की गारंटी नहीं लूँगा, वो क्वालिटी सर्विस देते हैं या नहीं देते हैं, ये आपको खुद को देखना होगा। सपोज़ आप इस सेंटर में अगर आप थेरेपी ले रहे हैं, आप इससे संतुष्ट हैं, तो आप यहाँ पे रिव्यू डालिए ताकि दूसरे पेरेंट्स भी समझ सकें उसको। दूसरे, क्योंकि क्या होता है गूगल पे जब आप रिव्यू देखने जाते हैं ना, वो डॉक्टर का ही स्टाफ पूरा रिव्यू दिया हुआ होता है। अब यहाँ पे आप रिव्यू देंगे तो आपके रिव्यू जैसे ही आएगा हमारे पास, हमारी टीम से एक पर्सन आपको कॉल करेगा, पूछेगा जेन्युइन रिव्यू है, तो आप रिव्यू बेस्ड जा सकते हैं इसके ऊपर। और बाकी आपको ऑप्शंस मिलेंगे वहाँ पे काफ़ी सारे, 4-5 ऑप्शंस वहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, तो ऑथेंटिफिकेशन यहाँ पे आप पहले प्रॉपर्ली चेक करो। मान लो 1 साल के पहले वो 5 स्टार पे था, रिसेंटली वो 3 स्टार पे है, तो आप देखो कि अभी कितने पे है, अभी रिव्यूज़ कैसे हैं। अभी यदि 3 है तो आप उसके लिए मत जाइए, आप अभी के रिसेंट रिव्यूज़ देखिए और फिर जाइए, क्योंकि रिव्यूज़ पेरेंट्स डाल रहे हैं। ओके, मैंने स्पीच थेरेपिस्ट पे क्लिक किया, इंदौर के अंदर जो स्पीच थेरेपिस्ट है उनका लिस्ट खुल के आया है ना। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस है, होम विजिट कौन कौन दे रहा है, घर पे आके कौन कौन विजिट कर सकता है, ठीक है। वीडियो कंसल्टेशन कौन कर सकता है, मेरे घर के 5 किलोमीटर के रेडियस में मुझे देखना है तो 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15-20 किलोमीटर। डॉक्टर्स की रेटिंग से भी आप सर्च करिए यहाँ पे, रेटिंग, एज ग्रुप और कंडीशन। अगर हम तीसरी सर्विस की यहाँ पे बात करते हैं तो आप अपने बच्चे के बारे में किन से बातें करते हैं? हाँ, मुझसे उसके अलावा आपस में फ्रेंड्स, आपस में जो लोग ज़्यादा मतलब अपने बच्चों के साथ
समझ सकता है आपकी कंडीशन? तो कौन समझ सकता है आपको? मैं बोल रहा हूँ भाई, मेरे लिए समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंने आपके जूतों में अपने पाँव डाल के नहीं देखे। मैं सिंपैथाइज कर सकता हूँ, मैं एम्पैथाइज कभी नहीं कर सकता। मैंने कई बार करने की कोशिश की, मेरे से नहीं हुआ। कौन करेगा? आपकी प्रॉब्लम को वो सर समझेंगे, आपकी बात जो बोल रहे हैं वो रिलेट करेंगे सेम वे में जिन्होंने अनुभव किया है। अभी यहाँ पर कई ऐसे माता पिता हैं जिन्होंने अपने बच्चे को बड़ा करने में पूरी उम्र दी है। 30 साल, 35 साल, 40 साल उनके बच्चों की उम्र है ना? उनका अनुभव कितना ज़्यादा होगा। अभी जो आपके चैलेंजेस है उन्होंने बहुत पहले फेस किए हैं, उन्हें ओवरकम किया। तो क्यों ना हम सब एक साथ आ जाए, एक प्लेटफॉर्म पर जुड़े। और जुड़ने का मतलब ये नहीं जाके मिलना है, बैठना है। एक व्हाट्सएप ग्रुप छोटा सा, एक ऐसी कम्युनिटी जहाँ पे सिर्फ पेरेंट्स हो, जहाँ पे हम खुल के हमारी बात कर सकें। कोई प्रॉब्लम हो आप सबके साथ शेयर करें। किसी ने हरास किया, आप अकेले नहीं रहेंगे वहाँ आवाज़ उठाने के लिए, आपके साथ 10 लोग और रहेंगे। तो अलग अलग सिटीज़ में हम लोग पेरेंट कम्युनिटी बनाते हैं। एक उदाहरण देता हूँ इंदौर के पेरेंट्स का। जब पेरेंट्स के हम लोगों ने एक सपोर्ट ग्रुप मीटिंग कराई थी, मतलब लगभग 25-30 पेरेंट्स एक साथ आए थे, बैठे थे। तो एक पेरेंट ने बताया कि मेरा बेटा बहुत अच्छा करता है, मतलब वो वोकेशनल ट्रेनिंग की है उसने, वो दिए बहुत अच्छे डिज़ाइन करता है, वो मालाएं बनाता है, उसके सेंटर ने उसे सिखाया है करके। किसी पेरेंट ने बोला मेरा बेटा तबला बजाता है, मेरा बेटा गाना गाता है। एक लड़की है जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम करती है, डाउन सिंड्रोम है। तो ये बच्चों के अंदर जो स्किल है ना, ये सिर्फ माता पिता को पता है। तो उन्होंने पूरे शहर को बताने के लिए खुद ने वेबसाइट बनाया अपना। अभी नेक्स्ट सपोर्ट मीटिंग में हम लोग वो वेबसाइट लॉन्च कर देंगे, जहाँ पे हर पेरेंट अपने बच्चे की जो क्वालिटी है उसे शो करेगा। शो करने के बाद में उन्होंने स्टेक होल्डर्स तैयार किए, जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं। जब उनका कोई फंक्शन होता है तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए जो भी चीज़ें खरीदेंगे वो इस वेबसाइट से डायरेक्ट खरीदेंगे। रेवेन्यू जनरेट हुआ। ये एक इंदौर पेरेंट कम्युनिटी। भोपाल की पेरेंट कम्युनिटी की अगर मैं बात करूँ तो भोपाल में आपको बाहर जाना है, अभी बच्चा आपके साथ नहीं जा सकता है, बच्चे की देख रेख करने के लिए कोई है नहीं। दूसरे पेरेंट ने बोला कि मैं ध्यान रखूँगा, आप मेरे घर पे छोड़ के जाओ। तो अभी छोटे छोटे जैसे एक एरिया है, ये एरिया के 15-20 पेरेंट्स एक साथ मिल गए हैं। कहीं भी जाना होता है साथ में जाते हैं, नहीं तो एक दूसरे के यहाँ अपने बच्चे को छोड़ के जाते हैं, भरोसेमंद लोगों के बीच। तो ये छोटे छोटे जो स्टेप्स होते हैं ना, हम एक दूसरे की मदद करते हैं, ये हमारी आधी मुश्किलें कम कर देती है। तो जयपुर में भी हम पेरेंट कम्युनिटी तैयार कर रहे हैं। आपका जो व्हाट्सएप नंबर लिया गया है, अगर आप एग्री करते हैं, अपना कंसेंट देते हैं, अगर आपको लगता है कि आप जुड़ सकते हैं, आप कंफर्टेबल है, तो मैं आपको ऐड करूँगा। अगर आपको लगता है कि अभी आप तैयार नहीं है इसके लिए, तो आप मना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऐड कर सकता हूँ। तो ये तीसरी सर्विस है, ठीक है। लेकिन आपको सवाल पूछने होंगे वहाँ पे। चौथी सर्विस की अगर हम बात करते हैं, मन में कितने सवाल आते हैं दिन में? है ना? किससे बात करते हो आप? उन सवालों के जवाब आपको कहाँ से? बाहर डॉक्टर्स को कॉल कर सकते हैं, फ्रेंड से, वो नेगेटिविटी दूर करेंगे। कंडीशन को लेके हमारे जो सवाल है, जो डाउट्स है, वो क्लियर कौन करेगा? डॉक्टर करेगा, मैम करेंगी, थेरेपिस्ट करेंगे, है ना? अब क्या हम दिन में हर बार फ़ोन करेंगे इनको? नहीं कर सकते। एक नंबर है, नोट करो, आप दिन में 10 क्या 15 बार करो उनको फ़ोन। सबसे पहले मैम को दीजिए नंबर। सेव करो मोबाइल में, अपन ऑप्टेन करेंगे, उसके बाद शुरू होगा वो। उसको ऑप्टेन करने का मतलब है आप उसके अंदर लॉगिन करवा देंगे सर आपको। हाँ, 844-844-8996, ये इसमें भी लिखा हुआ है नीचे। स्कैन करके भी डायरेक्ट जा सकते हैं आप। हाँ, अभी ये कोड अभी डालना है ताकि ये जो जानकारी मैं दे रहा हूँ ना, आप तक फ़ोन पे आ जाएगी। जयपुर स्पेस बच्चे का कंडीशन, अगर ऑटिज़म है तो ASD, मल्टीपल है तो आप दोनों कंडीशन का नाम डालिए।
अभी आप इस पे कोई भी सवाल आपका लिखो, आपको रिप्लाई मिलेगा। ये व्हाट्सअप है, ये हेल्पलाइन भी है, इस पे कॉल भी कर सकते, कॉल करके पूछ सकते हो कि मेरे को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपको मिलेगा वहाँ पे, है ना। कभी भी ऐसा लगता है ना कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है, वेंट आउट करने का मन करता है, कभी कभी फैमिली के सामने करना मुश्किल हो जाता है, तो इनके सामने कर सकते हो आप, इनसे बात कर सकते हो, अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन उन्हें सुना सकते हो, ठीक है। इसके बाद में आप गवर्नमेंट स्कीम्स एंड सर्विसेज पे जाते हैं। आपको भी चार तरह से रिसोर्सेज मिलेंगे। पहला कौन सा है? वेबसाइट। दूसरा कौन सा है? व्हाट्सअप। तीसरा कौन सा है? हेल्पलाइन। चौथा कौन सा है? कम्युनिटी पेरेंट सपोर्ट ग्रुप, हाँ, जहाँ पे हम सब साथ में जुड़े हुए हैं। वहाँ पे भी सवाल पूछो, वहाँ पे सभी पेरेंट्स से भी जवाब मिल सकता है। यहाँ पे प्रोफेशनल से मिलेगा, यहाँ से जानकारी मिलेगी। हेल्पलाइन मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से शाम 6 बजे तक रहती है, लेकिन व्हाट्सएप वाले 24 घंटे रहेगा। अब गवर्नमेंट स्कीम्स एंड बेनिफिट्स पे आते हैं। भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आधार कार्ड, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और यूडीआईडी कार्ड। यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड होता है ये बहुत ज़रूरी हो गया, धीरे धीरे कंपलसरी हो रहा है। आधार कार्ड हमारे बच्चे का पहचान पत्र है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और यूडीआईडी कार्ड हमारे बच्चे की कंडीशन का पहचान पत्र है। जब डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट था तो यूडीआईडी कार्ड की ज़रूरत क्यों पड़ी, वो क्यों लेके आई सरकार? इसके पीछे सिर्फ एक मुख्य कारण ये है कि अगर आप मध्य प्रदेश में हैं तो आपको मध्य प्रदेश सरकार का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर आपको राजस्थान जाके उनकी सरकार का अलग से बनाना पड़ेगा, फिर किसी और स्टेट का अलग बनवाना पड़ेगा। यूडीआईडी कार्ड से आप किसी भी राज्य में जाए पूरे भारत में, वो कार्ड के लिए आपको फिर से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार बन गया, आप किसी भी राज्य में किसी भी सरकार की योजनाओं का फ़ायदा ले सकते हैं। तो हम लोग डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और यूडीआईडी कार्ड के लिए साथ में अप्लाई कर सकते हैं। जिनका बन गया है उनके लिए थोड़ा प्रोसेस अलग होगा, जिनका नहीं बना है उनके लिए प्रोसेस थोड़ा अलग होगा। स्वावलंबन वेबसाइट है एक, इस पे जब आप इसका क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तो इसमें वेबसाइट वगैरह पूरा प्रोसेस लिखाया गया है। इस तरह से ये कार्ड दिखता है, यूडीआईडी कार्ड। स्वावलंबन वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पे अप्लाई फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एंड यूडीआईडी करके एक ऑप्शन आएगा। उस पर क्लिक करने के बाद में एक फॉर्म खुलेगा। वो फॉर्म में हमें बेसिक डिटेल्स भरनी होगी। बेसिक डिटेल्स भरने के बाद में हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। वहाँ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होंगे? ओरिजिनल आधार कार्ड, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है आधार कार्ड पर एड्रेस जहाँ हम रह रहे हैं उसी का डला हो, जिस ज़िले के हम हैं उसी ज़िले में वो बनेगा, ठीक है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगी बच्चे की। बच्चा अगर सिग्नेचर करता है तो एक सिग्नेचर का फ़ोटो, अगर सिग्नेचर नहीं कर पा रहा है तो थंब इम्प्रेशन का फ़ोटो। ये फ़ोटो के साथ अगर आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है नया बना हुआ तो आप उसको अपलोड करेंगे, अगर नहीं है तो आप नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के साथ अपलोड किया है सारे डॉक्यूमेंट्स तो आपको फिर से असेसमेंट कराने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। और अगर आपने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं लगाया है तो एक रिसिप्ट मिलेगा, उस रिसिप्ट के अंदर एक एनरोलमेंट नंबर होगा और नीचे एक पता लिखा होगा। उस पते पर जाना होगा, उस पते पे जाके हमें असेसमेंट कराना होगा। असेसमेंट कराने के पीछे लॉजिक ये है कि डॉक्टर, ऐसे तो कोई भी डॉक्टर की रिपोर्ट लाके बनवा सकता है ना, तो कुछ ऑथोराइज्ड डॉक्टर्स ही है, हॉस्पिटल्स ही है सरकारी, जो हमारा टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद में हमें सर्टिफिकेट बना के देते हैं। वो उन्हीं डॉक्टर्स के थ्रू ही होगा, बाहर के किसी डॉक्टर के थ्रू नहीं होगा। एक बार आपका असेसमेंट होता है तो वहाँ से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपका बनेगा। आप उन्हें एक कॉपी जो आपका जो रिसिप्ट है उसका दे के जाएंगे। वो देने के बाद में वो जो सर्टिफिकेट है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, वो उन्हें अपलोड करेंगे कहाँ पे? जहाँ पे हमने अप्लाई किया था यूडीआईडी कार्ड के लिए। अब यहाँ पे क्या फ़र्क हुआ? जिनके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट था उन्होंने पहले ही अपलोड कर दिया, जिनके पास नहीं था हमने असेसमेंट कराया,
फिर वो बना और फिर हमने अपलोड कर दिया। अब आप सेम पेज पे आ गए हो। उसके बाद जो इनरोलमेंट नंबर है ना अपना, वो एक लॉगिन आईडी की तरह काम करता है। उसी वेबसाइट पर नीचे एक ऑप्शन होगा डाउनलोड माई यूडीआईडी कार्ड, डाउनलोड यूडीआईडी करके उस पर क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के लिए हमसे आईडी पासवर्ड मांगेगा। तो बच्चे का आधार कार्ड का नंबर और रिसिप्ट का इनरोलमेंट नंबर, ये दोनों हमारे लॉगिन आईडी की तरह काम करेंगे और बच्चे का डेट ऑफ बर्थ हमारे पासवर्ड की तरह काम करेगा। लॉगिन किया, अगर बन गया होगा तो वहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे, और अगर नहीं बना होगा तो वो हमें बता देगा कि अभी बना नहीं है, इतने दिन के बाद मिलेगा। टाइम शायद नहीं बताता हूँ, लेकिन नहीं बना है ये वो बता देगा। इस पर आप स्कैन करेंगे तो पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, है ना। और अगर आपको ऐसे जाना है बिना उसको अप्लाई करे, तो जो हमारा ग्रुप है, कम्युनिटी है, उसमें आप पेरेंट्स से पूछें कि कहाँ पे बनता है हमारा कार्ड, तो वो जिन्होंने बनवा रखा है ना वो आपको बता देंगे। आप उस पते पर जाइए, वहाँ पे इस तारीख को बनता है। जयपुर में थर्सडे को बनता है शायद। अब यहाँ पे हमारे कौन से दोनों कार्ड बन गया, यूडीआईडी कार्ड भी बन गया, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी बन गया। अब हमें इसका कहाँ कहाँ पे बेनिफिट मिले। मुश्किलें आ रही है अगर फॉर्म भरने में, तो यूट्यूब चैनल पे जाओ नई दिशा के, पूरा वीडियो बना है स्टेप बाय स्टेप कि पहले ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, उससे होगा। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन हो आप कॉल करके पूछो फ़ोन नंबर पे कि नहीं भर पा रहा हूँ, ये ऑप्शन आ रहा है। फिर उसके बाद में एक हमारा क्या बता रहे थे, हाँ बेनिफिट्स। जब ये कार्ड मिल जाएंगे उसके बाद हम बच्चों के एजुकेशन में हमें बेनिफिट मिलेगा, हम ट्रैवल करते हैं बच्चों के साथ उसमें हमें बेनिफिट मिलेगा, हेल्थ इंश्योरेंस के बेनिफिट हमें मिलेंगे, एडिप स्कीम अगर हमें कोई असिस्टिव डिवाइस लगा चाहिए होगा, कोक्लियर इम्प्लांट कराना है, उसमें हमें कुछ हद तक बेनिफिट मिलेगा, और आर्थिक मदद हमें मिलेगी, फाइनेंशियल असिस्टेंस। ठीक है, अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो हमारे बच्चों को स्कूल में एडमिशन देने से कोई मना नहीं कर सकता है एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अगर कोई स्कूल मना करता है तो आप उनके अगेंस्ट कंप्लेन भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में किसी भी कॉलेज, सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट कॉलेजेस में हमारे बच्चों के लिए मिनिमम 5% सीट रिजर्व रहती है। कोई भी एग्ज़ाम हमारे बच्चे देते हैं, सपोज एक एग्ज़ाम है जिसकी एज लिमिट से 15 साल है, हमारे बच्चे उस एग्ज़ाम को 20 साल तक दे सकते हैं, 5 साल बढ़ा के। अगर हमने SLD सर्टिफिकेट बनाया है बच्चे का, बच्चे की कंडीशन अगर SLD है, तो वो सर्टिफिकेट के थ्रू पे हमारे बच्चों को एग्ज़ाम्स के अंदर एक्स्ट्रा मार्क्स, अलग से एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, राइटर मिलेगा, और प्रॉपर सेटिंग अरेंजमेंट्स। ये एग्जामिनेशन जो मैनेजमेंट है उनकी जिम्मेदारी बनती है हम तक पहुंचाने की, बच्चों को देने की। ठीक है, इसके बाद में एक NIOS का प्रावधान है, उसके बारे में आपने सुना होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। अगर हमारे बच्चे एकेडमिक्स की तरफ नहीं जाते हैं, उनके टैलेंट कुछ और है, तो हम बच्चे के स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज़ करके उनमें पढ़ा सकते हैं। और जो बोर्ड के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वैसा सर्टिफिकेट्स हमारे बच्चों के लिए मिलता है। अब हमारे बच्चे स्कूल्स में पढ़ते हुए आगे गए, 9th-10th जब पढ़ने जाएंगे वो, तो एक स्कॉलरशिप है www.scholarship.gov.in करके। उन स्कॉलरशिप में अगर 9th-10th में हमारे बच्चे हैं तो हमको मेंटेनेंस अलाउंस कितना मिलेगा, 500 to 800 पर मंथ। बुक अलाउंस हमें 1000 रुपये साल का मिलेगा। डिसेबिलिटी अलाउंस हमें 2000 से लेकर 4000 रुपये सालाना मिलेगा। ठीक है, वही हमारे बच्चे 10th पास करके 11th में जाते हैं और 11th से आगे की कितने भी पढ़ाई करते हैं, तो ये बेनिफिट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, जहाँ पे ये मेंटेनेंस अलाउंस 550 से 1600 रुपये हो जाएगा। उसके बाद में बुक अलाउंस हमारा 1500, जो 1000 रुपये था वो 1500 रुपये हो जाएगा। उसके बाद में 1.5 लाख रुपए तक की फ़ीस हमें रिफ़ंड हो जाएगी अगर किसी इंस्टीट्यूट में हमारे बच्चे पढ़ते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए वेबसाइट है, वहाँ पे आप जा सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर पे आप ले बताइएगा, वो आपको दे देंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंसेस की। हाँ, बिल्कुल प्रॉब्लम्स आ सकती है जब आप अभी, बिल्कुल प्रॉब्लम्स आ सकती है। आपको क्या करना होगा, जिस एजेंसी के थ्रू आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है उन एजेंसी से आपको उन्हें बताना होगा कि बच्चे की कंडीशन ये है,
आप क्लेम देंगे कि नहीं देंगे। अगर वो देंगे तो उनसे रिटर्न में लें, नहीं तो जब हमें ज़रूरत पड़ती है तब वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन का हवाला दे के मना कर देते हैं कि इसको नहीं मिल पाएगा। ये हमें पहला काम करना है। वो मना करते हैं, उसके बाद में हमारे पास ऐसा नहीं ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है। हमारे पास में प्राइवेट एजेंसीज़ भी है जो हमारे बच्चों की कंडीशन होने के बाद भी इंश्योरेंस देती है, और गवर्नमेंट की भी एक पॉलिसी है। पहले हम गवर्नमेंट की बात करते हैं। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो निरामया हेल्थ इंश्योरेंस है। निरामया हेल्थ इंश्योरेंस सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, जहाँ पे आपको प्रीमियम पहले साल 500 रुपये भरना होगा, और जब उसको रिन्यू कराएंगे अगले साल के लिए तो 250 रुपये भरना होगा। हाँ, सिर्फ बच्चे का बनेगा। उसमें 1 लाख रुपए साल का आपको क्लेम मिले। 500 रुपये दे के आप 1 लाख रुपए साल का, वो बढ़ेगा नहीं, वो लिमिटेड है। यूडीएडी कार्ड ज़रूरी है। अभी सिर्फ जान लो कि इतना बेनिफिट मिलता है। उसके बाद निरामया कार्ड भी बनवाना होगा। अगर आपके पास यूडीआईडी कार्ड, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो बिल्कुल है। 21 प्रकार की जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के बाद में विकलांगताएं बताई गई है वो सभी के लिए है। हाँ, ये हेल्थ इंश्योरेंस सेरिब्रल पॉल्सी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ऑटिज़म और मल्टीपल डिसेबिलिटी वाली कंडीशंस को ही कवर करता है। इसके लिए कोई एज लिमिट, कोई इनकम लिमिट नहीं है। अगर आपने आज खर्चा किया है तो 30 दिन के अंदर आपको क्लेम की रिक्वेस्ट करनी हो। क्लेम की रिक्वेस्ट करने के लिए रक्षा पोर्टल बने हुए हैं जगह जगह पे, या तो आप ऑनलाइन सारे जो बिल्स है आपको सबमिट करने होंगे। हर साल ये रिन्यू होता है। 1 लाख रुपए में से जो आप बच्चों की थेरेपी कराते हैं तो 20,000 रुपये साल का वहाँ मिलेगा आपको रिटर्न। 45,000 रुपये हॉस्पिटलाइजेशन, अगर बच्चा एडमिट होता है तो उसका मिलेगा। उसमें सर्जिकल 30,000 है, नॉन सर्जिकल 15,000 है। पहले आपको कैश देना होगा। अब इसमें आप कोई भी क्लिनिक में चले जाओ, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, आपके पास प्रॉपर बिल होना चाहिए। सर्जिकल का 30 है, नॉन सर्जिकल का 15 है। उसके बाद में ओपीडी में अगर आप जाते हैं तो 19,000 है, जिसमें डॉक्टर का जो फीस है वो रहेगा, दवाइयाँ रहेगी डॉक्टर की जो प्रिस्क्राइब की गई है, और जो आपने टेस्ट कराए हैं वो रहेगा। डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो आपका 4,000 है। उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन का आपको 2,000 रुपये ये कवर करके देता है। ऐसे टोटल 1 लाख रुपये आपको साल का मिलेगा।